सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट्स, जो हमारे एक एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक हो जाता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट को, देखा था कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, क्या कैश इनफ्लो होते हैं, क्या कैश आउटफ्लो होती है। साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो 3 एक्टिविटी अलग अलग होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देके जाके आप वो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रॉयल्टी बेसिकली होती क्या है। देखिए, रॉयल्टी जो है एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, जिनमें से एक होता है आपका लेसर, दूसरे को हम कहते हैं लेसी। ठीक है। अब लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है। लेसर बेसिकली एक जो किसी भी एसेट हम कह लेते हैं, चलो एसेट, एक एसेट है कोई, और उस एसेट को ए मान लेते हैं और बी जो को लेसी मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ए किसी एसेट का मालिक है। वो एसेट आपकी टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या होती है मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसको बी को इस एसेट की ज़रूरत पड़ती है और वो ए से उस एसेट को लीज पर ले लेता है। लीज इन द सेंस कि खरीदता नहीं है, बट उसका यूज करने की परमिशन ले लेता है और उस एसेट को यूज करने के बदले में वो ए को क्या देता है, रेंटल देता है। रेंटल इन द सेंस कि हर महीने कुछ न कुछ, या हर ईयरली जैसा एग्रीमेंट में होगा, कुछ न कुछ पैसा ए को देता है उस एसेट को यूज करने का। ठीक है। अब ये एसेट उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी हो सकती है ए की, ठीक है, और वैसे अदर एसेट भी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई ऐसी इन्वेंशन जो कि उसके माइंड से निकली है और वो उसको रजिस्टर करा लेता है। जैसे किसी ने कुछ भी नया जो है वो डिस्कवर किया, कुछ भी इन्वेंशन की, ठीक है, तो उसको वो क्या कराते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ भी अगर उस चीज़ को, अगर किसी ने कोई बुक लिखी, ठीक है, कोई ऑथर है, उसने क्या लिखी, उस बुक को लिखी और उसने उसको क्या कर लिया, एक तरह से उसका उसके पे कॉपीराइट हो गया, है ना। अब उसकी बुक को कोई और, जब कोई सेलर बोलता है कि मैं तुम्हारी बुक को बेचना चाहता हूँ, उस केस में वो कांटेक्ट करेगा बुक के ऑथर से और बोलेगा कि मैं तुम्हारी बुक को बेचूंगा और आपको उस बुक को बेचने के बदले में महीने में या फिर ईयरली आपको कुछ ना कुछ उसकी पेमेंट देते रहूँगा, कुछ ना कुछ आपको भुगतान करूँगा। तो वही जो पेमेंट होती है वो हमारी रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक हमने बात करी लेसर की पार्टी और दूसरी लेसी। लेसर वो व्यक्ति होता है जो उसका ऑनर होता है एसेट का, और लेसी वो पार्टी होती है जो उस एसेट को यूज करती है। ठीक है, जो उसको लीज रेंटल पे करेगी, कुछ ना कुछ जो अमाउंट उसको पे करेगी, पे करने वाली पार्टी लेसी होती है और जिसको पे किया जाता है उसको हम लेसर बोलते हैं। रॉयल्टी इज़ द सम पेबल बाय द लेसी टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ राइट वेस्टेड इन द लेसर। यानी कि कोई भी आपने उसकी कोई भी चीज़ आपने यूज करी है, उसके राइट आपने ले लिए, तो उसके बदले में आप कुछ भी जो आप लेसर को अमाउंट पे करते हो वो आपका क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है। इट इज़ ए पीरियोडिक पेमेंट। ये एक पीरियोडिक पेमेंट है, यानी कि मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी किया जा सकता है। जैसा आपके कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है उस हिसाब से इसका पेमेंट किया जाएगा। रॉयल्टी इज जनरली पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ सेल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि रॉयल्टी दो केसेस में यहाँ पे की जाती है। या तो ये की जाएगी, बेसिस इसके दो हैं, या तो ये आउटपुट के बेसिस पे की जाती है या तो ये सेलिंग के बेसिस पे की जाती है। बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या किया, कॉपीराइट खरीद लिए बुक को पब्लिश करने के। हम पब्लिशर हैं, बाई चांस मेरा ABC पब्लिशर मेरा जो कंपनी है वो है, और मैंने एक ऑथर से कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला कि आप मुझे इन बुक को सेल करने दीजिए, इसके बदले मैं आपको कुछ ना कुछ रॉयल्टी मैं आपको पे करता रहूँगा।
ठीक है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट दो बेसिस पे हो सकता है, या तो मैं बोलूँ कि जितना आउटपुट है, यानी कि जितने बुक जो हैं छपेंगी उतना मैं आपको उस बुक के प्रोपोर्शनेट में मैं आपको पेमेंट करूंगा रॉयल्टी की, जैसे 5 रुपये पर बुक, या 5% जो है वो उस हिसाब से टोटल बुक का। तो ये प्रोपोर्शनेट जब हम आउटपुट के हिसाब से करेंगे, यानी कि जितनी बुक छपेंगी उस हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मैं बोलूँ कि मेरी आउटपुट से कुछ नहीं होता, जितनी बुक सेल होंगी उस सेल बुक पे ही मैं उसके प्रोपोर्शनेट में आपको पेमेंट करूँगा रॉयल्टी की। फॉर एग्जांपल 500 बुक सेल होंगे, बनी तो 1000 बुक हैं बट सेल कितनी हुई, 500 ही हुई, बट मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि जितने सेल होंगे उसी पे ही रॉयल्टी दूंगा, तो मैं 500 बुक पे ही उसको रॉयल्टी का पेमेंट करूंगा। अगर मैंने बोला है प्रोडक्शन पे तो आउटपुट पे, तो मैं 1000 बुक के हिसाब से उसको रॉयल्टी पे कर लूँगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। It is paid for extraction of mines for use of the patent, for use of technical know-how to an author for sale of his book etc. ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि माइन से रिलेटेड हो गए, ठीक। यूज ऑफ पेटेंट हो गया, किसी पेटेंट को आप यूज कर रहे हैं, किसी के रजिस्टर्ड पेटेंट को आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसको क्या रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे। यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, किसी को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको टेक्निकल नो हाउ दे रहे हैं, यानी कि जैसे आपने सुना होगा TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपकी कंपनी है, वो टेक्निकल नो हाउ बेसिकली प्रोवाइड कराती है। तो उसी तरह से आप टेक्निकल नो हाउ किसी को दे रहे हैं, तो उसके बदले में आप कुछ ना कुछ उससे चार्ज करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ आप किसी ऑथर की बुक को सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपकी रॉयल्टी का पेमेंट किया जाएगा। अब ये बात हो गई हमारी पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। पहली पार्टी होती है लेसर, दूसरी होती है लेसी। लेसर कौन होता है? द पर्सन हु क्रिएट्स और owns the asset and provide the right of using such an asset to the third party is known as the lessor और द लैंडलॉर्ड, या इसको क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, जो क्या है उसका मालिक है बेसिकली, जिसने उसको ऑन किया हुआ है, तो वो लेसर कहलाता है। फोर्थ मोर, लेसर रिसीव्स कंसिडरेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी फॉर यूजिंग द राइट टू यूज हिज एसेट, यानी कि उसकी एसेट को यूज करने के बदले में थर्ड पार्टी उसको पेमेंट करती है, तो वो पेमेंट ही आपका रॉयल्टी बनता है। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ यहाँ पर, जैसे कि आपने माइन या क्वेरी से आपको क्या मिलता है, आपने माइन से अगर आपने लीज पे दे दी, तो उस माइन से जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, रॉयल्टी रहेगा। ऑथर की बुक से आपको रॉयल्टी मिल सकता है, और आर्टिस्ट इन केस ऑफ म्यूजिक कंपटीशन, ये सब आप कंपोजिशन आप कर सकते हो कि आप किसी के म्यूजिक को कंपोज कर रहे हो, तो उसके भी आप यहाँ पे रॉयल्टी पे करोगे। तो ये कुछ एग्जांपल थे। इसी तरह से लेसी वो होता है जो उसका पेमेंट करता है, ठीक है, जो लीज पर लेता है वो आपका लेसी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रॉयल्टी अकाउंट्स विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कॉपीराइट हो सकता है। कॉपीराइट प्रोवाइड द राइट टू ऑथर और ऑनर ऑफ द एसेट लाइक बुक, आर्ट वर्क, म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा, ये आपका किस में आ जाएंगे, कॉपीराइट में आ जाएंगे। इसमें आपने उनके यानी कि उनके म्यूज़िक को आप लोग यूज कर सकते हो, तो इस तरह से आप उसको रॉयल्टी पे करोगे। उसी तरह से आप पेटेंट रॉयल्टी पे भी, पेटेंट रॉयल्टी की बात कर सकते हैं। पेटेंट बेसिकली हमारा क्या रहता है, कोई भी आपका जो आपने कोई एसेट थी उसको आपने पेटेंट करा लिया, ठीक, कोई भी आइडिया था उसको पेटेंट करा लिया, तो उसको यूज करने के बदले में जो भी आप पेमेंट करोगे वो आपका पेटेंट रॉयल्टी हो जाएगा। माइनिंग रॉयल्टी हो जाती है, माइनिंग रॉयल्टी भी आपका एक तरह का यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। देयरफॉर इन केस ऑफ पेटेंट और कॉपीराइट द पब्लिशर पेज रॉयल्टी टू द ऑथर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बुक कॉपी सोल्ड। यहाँ पे हमने बात करी थी कि ऑथर के केस में यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो जितनी कॉपी सेल करी है उसके आधार पे रॉयल्टी का पेमेंट होगा, या तो जितने कॉपी आपने क्या की है, प्रिंट करी है, उसके आधार पे यहाँ पे आपका रॉयल्टी का पेमेंट होता है। इन अदर वर्ड्स द होल्डर ऑफ द पेटेंट और कॉपीराइट रिसीव्ड रॉयल्टी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय द यूजर, ठीक है। Whereas in the case of mining the royalty is received by the owners on the of the mine based
ऑन द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द यूजर। बट माइनिंग में क्या रहता है कि आपने यहाँ पे सेलिंग का कुछ यहाँ पे ऐसा केस रहता नहीं है, तो इसमें आप क्या करते हो, जितने भी आपने क्या किया प्रोड्यूस किया आइटम, उस पे आप क्या है करते हो, रॉयल्टी का पेमेंट करते हो। अब यहाँ पे कुछ आपको टर्मिनोलॉजी दे रखी है, बट इन पे अभी डिस्कशन नहीं करूँगा मैं, अभी आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल पे लेके चलूँगा, एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे वापस इस पे आएंगे टेक्स्ट पे, राइट। चलिए एग्जांपल पे देखते हैं, वहीं से इसको आप समझ पाएंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। इलस्ट्रेशन दिया है, बंगाल कोल लिमिटेड कंपनी गॉट द लीज ऑफ द colliery on the basis of 50 पैसा per ton of the coal raised subject to a minimum rent of rupees 20,000 पर annum। यहाँ पे बोला है एक कंपनी है आपकी बंगाल कोल लिमिटेड, और इन्होंने यहाँ पे लीज पर एक कंपनी यहाँ पे एक कोल कंपनी आपने ये है, और इन्होंने एक कोल जो आपका आप कह सकते हो कि कोल की खदान होती है, उसको यहाँ पे एक लीज पे ले लिया और बोला कि हम क्या लीज पेमेंट करेंगे, हम 50 पैसा पर टन के हिसाब से हम यहाँ पे आपको लीज का पेमेंट करेंगे, और इसमें एक मिनिमम रेंट भी आपका सेट कर दिया गया। ये मिनिमम क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। मिनिमम रेंट 20,000 पर एनम यहाँ पे सेट कर दिया गया है। द tenant has the right to recoup short working during first 4 years of the lease and not afterwards। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो कंपनी जो टेनेंट है, टेनेंट का मतलब होता है जो उस पर जो एक तरह से आप किराएदार होता है, ठीक है, जो उसको यूज कर रहा है, जो यहाँ पे पेमेंट करेगा उसकी लीज रेंटल की, तो उसको टेनेंट बोल देते हैं। टेनेंट को राइट है कि वो रिकूप कर सकता है अपनी शॉर्ट वर्किंग को 4 साल के लिए, ठीक है। अभी समझेंगे क्या रिकूप करना होता है, क्या शॉर्ट वर्किंग होता है, बस अभी क्वेश्चन को देख लो। द आउटपुट इन 4 years वॉज, फर्स्ट ईयर 18,000 का आउटपुट हुआ, और सेकेंड ईयर आपका हुआ 26,000 टन का, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इसी तरह, फिफ्थ ईयर का भी आपको दिया हुआ है बजट, ठीक है। अब बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी बोला है, लेजर अकाउंट भी बोला है, हम जर्नल एंट्रीज तक इसको देखने वाले हैं, देखते हैं। देखो इसमें टेबल में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, पहले ईयर दिया है, और फिर क्वांटिटी इन टर्म्स है, टन्स दिया है, रेट पर टन यहाँ पे दिया है, रॉयल्टी दिया है, और मिनिमम रेंट दिया है, शॉर्ट वर्किंग दी है, रिकूपमेंट दिया है, शॉर्ट वर्किंग कैरीड फॉरवर्ड दिया है, ट्रांसफ़र टू पीएनएल दिया है, एंड पेमेंट टू लैंडलॉर्ड फाइनली। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, ईयर दिए थे 5 ईयर, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, 1 2 3 4 5 ईयर हमने डाल दिए, राइट। क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्वांटिटी डाल देंगे। फर्स्ट ईयर में 18,000 टन था, दूसरे ईयर में आपका 26,000 टन था, तीसरे ईयर में 50,000 टन था, ऐसे ही आपका 60,000 और 1,00,000 टन 5 साल तक का था, राइट। उसके बाद रेट भी वहाँ पे गिवन है 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 पर टन के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनेगी वो निकालनी है। देखो पहली चीज़ 18,000 टन था और रेट है 0.50, 18,000 टन और रेट है 1 टन का रेट है 0.50, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 9,000 रुपये आपकी रॉयल्टी बनती है। अभी यहाँ तक समझो, इससे आगे देखना मत अभी, ठीक है। 9,000 रुपये आपकी रॉयल्टी बनती है, आपने लिख दी यहाँ पे। ऐसे ही आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13,000 रॉयल्टी बन गई। सेम एज आपने इसको किया तो 25,000 रॉयल्टी आ गई। 60,000 को करोगे तो 30,000 रॉयल्टी आ गई, और 1,00,000 को 0.50 से करोगे तो 50,000 की आपकी जो एक्चुअल रॉयल्टी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो ये आपके पास निकल के आ गई है, ठीक है। अब तीसरा कॉलम बोला है हमने एक, उसमें आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में बोला है कि एक आपको मिनिमम रेंट भी दिया हुआ है हर साल का 20,000 रुपये। अब ये मिनिमम रेंट क्या है, देखो होता क्या है ना, कभी कभी कंपनी जो आपका ऑनर है, कोई भी एसेट का ऑनर, जैसे बुक की बात ले लेते हैं, बुक का एक माना ऑथर है, तो वो क्या सोचता है कि हमने जिस पब्लिशर को बुक दी है अपनी बेचने के लिए, तो वो बाइसनेस कर सकता है, यानी कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। कैसे धोखाधड़ी कर सकता है वो, अगर हमने उसको बोला कि हम तेरे को
सेलिंग के हिसाब से जितनी सेल होगी उस हिसाब से हम पेटेंट यहाँ पे आपका जो हम रेंट है वो चार्ज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो अगर बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में ये हुआ है कि जितनी कॉपी सेल होंगी उस सेलिंग की कॉपी के हिसाब से रॉयल्टी चार्ज की जाएगी, तो हो सकता है कि वो जिसकी बुक सस्ती पड़ेगी उसकी बुक को ज़्यादा बेचेगा, मेरी बुक तो बेचेगा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पब्लिशर है, ठीक है, उसके पास एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक होगी, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी बुक मार्केट में चलती हैं एक ही सब्जेक्ट की, आपने देखी होंगी, चाहे अकाउंटेंसी की है, चाहे बिजनेस स्टडीज़ की है, चाहे कोई और है। तो एक ही बुक हज़ारों ऑथर्स की बुक होती हैं, तो जहाँ से उसको सस्ता मिलेगा तो हो सकता है वो वहाँ से उसको बेच दे, अगर सेलिंग की बात आई, राइट। तो इस केस में होता क्या है, जो लेसर होता है, लेसर मतलब ऑनर होता है, वो पहले ही एक एग्रीमेंट कर लेता है कि अगर हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर बाई चांस फ्यूचर में कुछ भी होता है तो मुझे तो हर महीने की अपनी एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, चाहे तुम्हारी सेलिंग हो या ना हो, तुम्हारी प्रिंटिंग हो या ना हो, मुझे हर महीने का एक फिक्स्ड इनकम मेरे को चाहिए तो चाहिए, ठीक है। बाकी तुम जितनी सेलिंग करोगे उस हिसाब से उसका आगे देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होता है, बट हर महीने उसको इनकम चाहिए तो चाहिए, वो फिक्स्ड इनकम मिलते रहेगी। तो यही यहाँ पे क्या बोल दिया, मिनिमम चीज़ यहाँ पे फिक्स कर दी, 20,000 तो मिलना ही मिलना चाहिए, नहीं तो तुम बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो वही 20,000 हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। देखिए ये बोला है मिनिमम रेंट कितना, 20,000 हर साल का 20,000 रुपये, ठीक है। अगर प्रॉफिट इससे ज़्यादा हुआ तो देखेंगे क्या होगा, कम हुआ तो क्या होगा, सेलिंग कम हुई तो क्या हुआ, देखते हैं आप। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया हमने, हर साल का ईयर देखे, उसमें हमने क्वांटिटी देखी कि कितनी सेल आउट हुई हर साल के हिसाब से, रेट देखा क्या था हर साल का, तो टोटल रॉयल्टी एक्चुअल में बनती क्या है वो देखी, और मिनिमम रॉयल्टी देख ली कि जो तो पे करनी है। अगर इससे कम भी हमें अगर इनकम हुई तब भी हमको रॉयल्टी पे करनी है। अगर ईयर एक्चुअल रॉयल्टी कम आ गई, मिनिमम रॉयल्टी ज़्यादा है तो मिनिमम रॉयल्टी ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक अमाउंट सेट हो गया, उसने अपनी एक सिक्योरिटी, एक शील्ड अपने लिए बना लिया कि अगर कल के दिन में मिनिमम रॉयल्टी कम हो गई ना, बुक मेरी कम, उसकी पब्लिशर ने बुक में कुछ धांधली कर दी, कुछ कम सेल कर दी या कुछ कम बता दी, कुछ कम प्रिंट की हुई बता दी, तो उस केस में भैया मुझे तो लॉस नहीं होगा, मैंने तो पहले से एक फिक्स अमाउंट सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी मिनिमम रेंट की। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग का मतलब है जब आपका क्या रहेगा, आपकी जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है ना, वो आपकी मिनिमम जो आपने रेंट तय किया है, मिनिमम रॉयल्टी तय की है, उससे कम हो जाएगी। देखो एक्चुअली उसको रॉयल्टी कितनी पे करनी थी, 9,000 की रॉयल्टी बनती थी उसकी, बट हमको उसको पे करनी पड़ेगी 20,000 की रॉयल्टी, क्योंकि हमने एग्रीमेंट जो साइन कर दिया, एग्रीमेंट में बोल दिया कि अगर हमारी मिनिमम रॉयल्टी से अगर कम रॉयल्टी बनती है तो हम तो मिनिमम वाली ही अमाउंट लेंगे, क्योंकि मैंने तो ये हर महीने की इनकम एक्सपेक्ट की है और ये मुझे हर महीने मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है। अगर उसके बराबर हुई है, अगर उसके बराबर हुई, 20,000 एक्चुअल भी निकलता, 20,000 मिनिमम भी है, तब तो 20,000 में काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो एक्चुअल जो हमने मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, 18,000 था, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल रॉयल्टी बनती थी 9,000 रुपये, लेकिन डिमांड कितनी करनी पड़ेगी, मतलब पेमेंट कितना करना पड़ेगा हमको, 20,000 का पेमेंट करना पड़ेगा रॉयल्टी का। तो जो ये एक्सेस अमाउंट आया ना, 11,000 रुपये जो ज़्यादा पेमेंट किया ना हमने, वो हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई, यानी कि लॉस हो गया हमें। शॉर्ट वर्किंग दिखा देंगे 11,000 की। ऐसे ही यहाँ पे देखो दूसरे में एक्चुअल पेमेंट बननी थी 13,000 की रॉयल्टी, बट हमने पे करी 20,000 की रॉयल्टी, क्योंकि यहाँ पे सेट है भैया मिनिमम लिमिट सेट है, तो 7,000 की यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग हो गई। शॉर्ट वर्किंग मतलब लॉस हो गया हमें। उसके बाद देखो नीचे 25,000 की रॉयल्टी बनती थी एक्चुअल, यहाँ पे 20,000 की रॉयल्टी है, यहाँ पे हमको फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे पेमेंट कितनी की जाएगी, एक्चुअल पेमेंट 20,000 ही की जाएगी, ये मैक्सिमम लिमिट की पेमेंट है। अभी इसकी भी ट्रीटमेंट देखेंगे। फिर 30,000 आपकी रॉयल्टी बनती है और पेमेंट होगी 20,000 की। फिर आपका 50,000 की रॉयल्टी बनती है, पेमेंट होगी 20,000 की, ठीक है। तो ये थी आपके पास जो प्लॉटिंग, कहाँ शॉर्ट वर्किंग का फंडा ये था।
शॉर्ट वर्किंग मतलब जब आपकी क्या है, मिनिमम रेंट आपका ज़्यादा हो गया आपका एक्चुअल जो रॉयल्टी निकल रहा है उससे, ठीक है। जो लिमिट सेट की है वो ज़्यादा हो गई एक्चुअल रेंट से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब शॉर्ट वर्किंग आपका, इससे पहले रिकूपमेंट की बात करते हैं। रिकूपमेंट क्या होता है? अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, पार्टी हमेशा क्या होता है कि एक के इंटरेस्ट में हम बात नहीं करते। जब भी एग्रीमेंट होता है तो यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट की बात होती है, यानी कि दोनों को फ़ायदा होने वाला होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट हो पाएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे तो चलो एक साइड तो हमने क्या बोला कि हमने परमिशन दे दी जो लेसर था, ऑनर था उसको, कि चलो किसी साल अगर तेरी रॉयल्टी लिमिट से कम बनती है तो उसके लिए हमने एक लिमिट सेट कर दी है, ठीक है। अगर रॉयल्टी कम बनती है तो हम तेरे लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं, कम बनेगी तो हम तेरे को लिमिट के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। ये हमने क्या बोल दिया, उसको लेसर को बोल दिया। बट इसमें लेसी का तो घाटा हो गया ना, तो लेसी के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन होनी चाहिए इसमें, इसलिए लेसी को एक प्रोविजन दिया गया है। लेसी को ये कहा गया है कि जिस साल हमारी जो रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी है, वो मिनिमम जो रेंट है, मिनिमम रॉयल्टी है, उससे ज़्यादा होगी, तो तुम पुराने जितने भी लॉस हो रहे हैं, ये 2 लॉस हुए हैं जैसे, इनको आप सेटअप कर सकते हो आने वाले ईयर में, ठीक है। क्या कहा मैंने? पहली चीज़ तो क्या कि लेसर को क्या राइट है? लेसर को राइट है एक फिक्स इनकम पाने का, मिनिमम इनकम पाने का, मिनिमम रॉयल्टी पाने का। ये तो हमने उसके लिए शील्ड लगा दी, बट लेसी के लिए भी तो कुछ शील्ड होनी चाहिए, तो उसको हमने एक शील्ड दिया। हमने बोला जिस साल आपकी रॉयल्टी, जो एक्चुअल रॉयल्टी है, वो मेरे मिनिमम जो रॉयल्टी है उससे ज़्यादा एक्सीड करेगी, उससे ज़्यादा आ गई, तो तू बाकी का अमाउंट ले लेना, मेरे को मिनिमम वाला दे देना, बाकी का जितना बचेगा उसको तू पुराने जितने लॉस हुए हैं तेरे, जितना तूने मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट की है, उसमें तू इसको सेटअप कर सकता है। ये हो गया एग्रीमेंट। तो इसी को बोलते हैं रिकूपमेंट। रिकूपमेंट यही चीज़ है। अब इसमें अलग अलग लिमिट दी होती है क्वेश्चन में। किसी में लेसर बोलता है कि तुम 2 साल तक सेटअप कर सकते हो, किसी में बोलता है 3 साल कर सकते हो, किसी में बोलता है 4 साल कर सकते हो। इसमें बोला गया है कि आप 4 साल तक इसको लॉस को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई हमारी रिकूपमेंट की। अब यहाँ पे देखो रिकूपमेंट में किया गया है, पहले ईयर में कितना, कोई यहाँ 11,000 की शॉर्ट वर्किंग थी। अब इस 11,000 को जब भी एक्सेस अमाउंट आएगा, मैं आने वाले सालों में इसको एडजस्ट कर पाऊंगा। यहाँ पे तो कोई एक्सेस अमाउंट आया नहीं, यहाँ पे तो लॉस हुआ है क्योंकि 7,000 का फिर से लॉस हो गया। तो पहले इस 11,000 को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो कितना हमें, थर्ड वाली एंट्री देखो, थर्ड वाली एंट्री में हमें कितना हुआ, 5,000 का यहाँ पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 25,000 की एक्चुअल बन गई, 20,000 की लिमिट है, 20,000 उसको पे करेंगे, 5,000 हम यहाँ से सेटअप कर लेंगे जो हमें ऊपर लॉस हुआ। तो ये 5,000 तो हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया, रिकूपिंग कर ली हमने इसमें, ठीक है। 5,000 ही हो पाए अभी तक। टोटल लॉस हमारे पास कितना है, 11 और 17, 18,000 का लॉस है। 5,000 सेटअप हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर देखते हैं यहाँ पे फोर्थ ईयर में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 30,000 एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है और इसमें 20,000 ही पेमेंट करना है। तो 10,000 और एक्स्ट्रा आ गया ना अपने पास, तो 10,000 फिर से हम सेटअप कर देंगे। टोटल सेटअप हो गया 15,000। 3,000 रुपये हमारा सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जबकि लास्ट में भी हमारा 50,000 का हुआ है, बट इसको सेटअप करने के लिए टाइम पीरियड ही नहीं है। इसको कहाँ पे सेटअप करें, आगे जो प्लॉटिंग होगी, आगे के ईयर होंगे तो उसमें सेटअप हो पाएगा, फ़िलहाल तो इसको सेटअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। और हमारे पास कितना अमाउंट बच गया, 1,000 का फिर भी हमें लॉस हो गया। 1,000 रुपया फिर भी हमारे पास लॉस का बच गया, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट बच गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 15,000 यहाँ पे सेटअप कर दिया है लॉस को। और टोटल हमारे पास कितना हो रहा था, 3,000 का हो रहा है, सॉरी 1,000 का नहीं, 3,000 का, 18,000 टोटल हमारा लॉस हो रहा था, यानी शॉर्ट वर्किंग थी। 15,000 हमने एडजस्ट कर लिया है क्योंकि वहाँ पे एक्सेस रॉयल्टी हो गई थी एक लिमिट से। तो बची 3,000 रुपये। 3,000 रुपये को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अपने PNL में, ठीक है, PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो ये बात हो गई हमारे सब कुछ। और फिर लास्ट में पेमेंट आ जाएगी। पहले साल 20,000 की पेमेंट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 9,000 बनता था और 20,000 लिमिट थी। शील्ड ने काम करा यहाँ पे, 20,000 रुपये पेमेंट ले ली उसने।
दूसरे साल 13,000 थी और लिमिट 20,000 थी, फिर भी यहाँ पे भी उसको बेनिफिट हो गया, 20,000 ले लेगा वो सीधा सीधा। तीसरे साल 25,000 थी और 20,000 हुई, यहाँ पे हम जो लीसी है वो बेनिफिट ले लेगा और वो यहाँ पे 20,000 देगा, बोलेगा कि 5,000 मैं सेटअप करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा रॉयल्टी हुई है, मैंने ज़्यादा बेनिफिट मेहनत करी तो मेरे को ज़्यादा रॉयल्टी हो गई है। फिर नेक्स्ट ईयर देखो 30,000 की यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी बनती थी, 20,000 ही उसकी लिमिट थी, तो 20,000 का ही यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। अब लास्ट ईयर में कोई लॉस यहाँ पे सेटअप नहीं किया जा सकता, इसलिए 50,000 की यहाँ पे रॉयल्टी हुई है तो पूरा 50,000 का पेमेंट यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी इसकी, किसकी, ये आपका रॉयल्टी स्टेटमेंट की। ये बनता है आपका मेमोरेंडम ऑफ रॉयल्टी स्टेटमेंट बेसिकली, और इससे ही हमारी रॉयल्टी की अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। आई होप ये सब क्लियर है, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ईयर हो गया, क्वांटिटी टर्म्स डाल दी हमने, रेट पर टन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और निकाल देंगे एक्चुअल रॉयल्टी रेट को आपके क्वांटिटी से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके एक्चुअल आ गया। उसके बाद एक मिनिमम जो लिमिट सेट की है मिनिमम रॉयल्टी की, उसको लिख देंगे, वो हमारी आ गई 20,000 की। शॉर्ट वर्किंग देखेंगे, अगर हमारे मिनिमम जो रेंट है वो एक्सीड कर जाता है आपके रॉयल्टी के अमाउंट को, जो एक्चुअल रॉयल्टी है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें लेसर का बेनिफिट है, लेसर को सीड मिल गई, तो ये आपके लिए शॉर्ट वर्किंग हो गया। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग हो गया ना। अब फिर रिकूपमेंट मतलब आप अपने लॉस को सेटअप कर सकते हो आगे के आने वाली ईयर में, तो 5,000 और 10,000 रुपये आप सेटअप कर लो यहाँ पे, और बचे 3,000 रुपये, वो 3,000 आप सीधे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये आपके लॉस हो गया। ठीक है, और ये यही चीज़ दी गई है जो 10, 11,000, 18,000 और 13,000 है, ये आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, अब लास्ट में पेमेंट बन गई तो पेमेंट हम कर देंगे। ये चीज़ें थी हमारे इन द बुक ऑफ लेसी, ये लेसी है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ रॉयल्टी स्टेटमेंट बनता है। अब इसके टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, अब वो आपको समझ में आ जाएगी जो हमने छोड़ा था अभी। यहाँ पे देखो, मिनिमम रेंट और फिक्स्ड रेट, यहाँ पे वही चीज़ है। मिनिमम रेंट क्या बोला है, इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड बाय द लेसी टू द लेसर वेदर और नॉट सी हैज डिराइव्ड बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेड रेंट या रॉक रेंट। यहाँ पे बोला है कि लेसी चाहे उस एसेट का बेनिफिट ले या ना ले, उसका यूज करे या ना करे, लेकिन हमें तो एक मिनिमम जो इनकम है वो चाहिए, तो चाहिए मिनिमम रॉयल्टी, तो उसी को बोला है मिनिमम रेंट या फिक्स रेंट, और इसको डेड रेंट भी बोला जाता है या रॉक रेंट भी बोला जाता है, क्योंकि अगर एसेट का यूज ना भी हो तब भी आपको जो है रॉयल्टी का पेमेंट हर महीने करना है। मिनिमम परसेंटेज जो है आपका कैन बी फिक्स्ड सम फॉर एवरी ईयर और मे बी चेंज एवरी ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ये जो रेट है ये आपका फिक्स भी हो सकता है, जैसे आपने बोला 3 साल तक 2-2 हज़ार लूँगा, उसके बाद 5-5 हज़ार लूँगा, तो ये आपका फ्लक्चुएशंस भी इसमें हो सकते हैं, ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। When the actual royalty for the year is less than the minimum rent, the lessee will pay the minimum rent to the lessor। यानी क्या क्या कहा गया यहाँ पे, जो एक्चुअल रॉयल्टी बनती है वो क्या है, लेस देन है, किससे, मिनिमम रेंट से, तो इसमें किसका पेमेंट करा जाएगा, मिनिमम रेंट का पेमेंट किया जाएगा, ये सील्ड मिलेगी लेसर को। और दूसरी जगह बोला है व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी फॉर द ईयर इज मोर देन द मिनिमम रेंट द लेसी विल पे द एक्चुअल रॉयल्टी टू द ऑनर। यानी कि आप यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका मिनिमम रेंट है वो आपका लेस हो गया, किससे, आपके मिनिमम रेंट लेस हो गया जो एक्चुअल रॉयल्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी का ही पेमेंट किया जाएगा। शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको समझा दिया। शॉर्ट वर्किंग क्या है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रेंट एक्चुअल रॉयल्टी पेएबल। यानी कि आपको एक्चुअल जितना पे किया, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट जितनी होनी थी वो कम हो गई, किससे, मिनिमम रेंट से, जो सेट की थी अमाउंट आपकी, जो आपको एक तरह से लॉस हो गया, किसको, लेसी को, क्योंकि आपने एक्चुअल कम बन रहा था बट यहाँ पे लिमिट सेट थी, वो ज़्यादा की लिमिट थी, तो ज़्यादा की लिमिट वाली तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब है रिकूपमेंट मैंने आपको बता ही दिया, अपने जो लॉस प्रीवियस ईयर में हुए हैं उसको आप आने वाली ईयर्स में सेटअप कर सकते हैं, यही आपका रिकूपमेंट कहलाता है। द राइट ऑफ रिकूपमेंट मीन्स द राइट गिवन टू द लेसी बाय द लेसर टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप द शॉर्ट वर्किंग फ्रॉम द सरप्लस ऑफ रॉयल्टी ओवर द
मिनिमम रेंट। यहाँ भी वही चीज़ें बोली गई है कि ये राइट है किसका, लेसी का। किसने दिया है इसको, लेसर ने दिया है। किस क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड और सेटअप कर सकता है अपनी शॉर्ट वर्किंग को, यानी कि जो उसको पीछे लॉस हुआ था ना, वो उसकी शॉर्ट वर्किंग थी, फ्रॉम द सरप्लस ऑफ रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट। यानी कि आपकी जो रॉयल्टी जो आगे ज़्यादा आ गई, आपकी एक्चुअल रॉयल्टी किसके आधार पे आपके एक्सेस कर जाती है, आपकी एक्चुअल जो रॉयल्टी का अमाउंट है किससे, जो मिनिमम रेंट है। तो इस अमाउंट से आप अपनी पीछे जो आपको लॉस हुआ है, जिसको हम शॉर्ट वर्किंग बोल रहे हैं, उसको आप यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। यही हमारा क्या रहता है, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। फिक्स्ड राइट ऑफ द रिकूपमेंट, यहाँ पे दो टाइप के रिकूपमेंट हो सकते हैं, एक तो फिक्स्ड राइट ऑफ रिकूपमेंट या फ्लोटिंग राइट ऑफ रिकूपमेंट। फिक्स्ड में क्या रहेगा, द व्हेन द लेसर अलाउज द लेसी टू एडजस्ट शॉर्ट वर्किंग ओनली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ द टाइम। यानी कि बोला है कि आप 4 साल, आप कम 4 साल में इसको रिकूपमेंट कर पाओगे, 3 साल में रिकूपमेंट कर पाओगे, 2 साल में कर पाओगे, तो ये आपका फिक्स्ड पीरियड टाइम हो गया। और कोई टाइम पीरियड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये आपका फ्लोटिंग वाला हो गया। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। सो गाइस, ये था हमारा जो मेन रॉयल्टी अकाउंट में है एडजस्टमेंट जो बनती है पेमेंट की, रॉयल्टी के पेमेंट की। ठीक है, अब एग्जांपल से फिर से इसकी आप जनरल एंट्री समझेंगे। अभी एग्जांपल से पहले जनरल एंट्री समझ लेते हैं इसकी। सबसे पहले जनरल एंट्री समझते हैं हम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ द लेसी। यहाँ पे दो पार्टी हो गई, लेसी और लेसर। जो जनरल एंट्री लेसी के उसमें बनेगी, उसकी ठीक अपोजिट एंट्री लेसर के उसमें बन जाएगी। तो पहले लेसी का देखते हैं, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली एंट्री, रॉयल्टी आपकी पेबल है, रॉयल्टी को ड्यू कर रहे हो, तो रॉयल्टी ड्यू होगी, तो इसमें किसी तरह का पेमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ ड्यू की एंट्री की जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। क्या मतलब, अब देखो क्वेश्चन में हुआ क्या था, रॉयल्टी, यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट क्या थी, कम थी, रॉयल्टी अकाउंट कम थी और शॉर्ट वर्किंग हुई थी कुछ, बट उसको तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा ना हमें। जैसे हमने क्या किया, 20,000 का मिनिमम अमाउंट सेट था, यहाँ पे मिनिमम रेंट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनिमम रेंट आ जाएगा, 20,000 का आ गया, बट रॉयल्टी अकाउंट से कितना मिला, 10,000 ही मिल पाया, तो बाकी का पेमेंट कैसे करोगे, शॉर्ट वर्किंग हो गई ना 10,000 की। ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा दोनों। इसकी रिवर्स एंट्री भी देखेंगे, बट यहाँ पे देख लो क्या एंट्री हुई है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हुआ है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हुआ है। क्यों हुआ है डेबिट, क्योंकि देखो यहाँ पे लेसर को आपने पेमेंट करना है, ठीक है, लेसर को किया, उसको मिनिमम अमाउंट का पेमेंट तो होना ही होना है, 20,000 का तो पेमेंट होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट रॉयल्टी से 10 ही मिले, बाकी का लाए कहाँ से। तो शॉर्ट वर्किंग हो गई ना, पेमेंट तो देना ही है, चाहे जेब से दें, अपने जेब से निकाल के देना पड़ेगा, बट देना तो है ही। तो ये जो 10,000 है, ये शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट है और ये रॉयल्टी अकाउंट्स के साथ डेबिट हो जाएगी। ये ड्यू की एंट्री थी। अब सीधे सीधे पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। पेमेंट की एंट्री में क्या आ जाएगा, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। लेसर की डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अपने पास से कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट करेंगे कैश को, अगर रिसीव हो रहा होता तो डेबिट करते, और जिसको मिल रहा है क्या हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर करते हैं ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये आपका रूल होता है अकाउंटिंग का। तो लेसर को पैसा मिल रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट आपकी खाली हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, इसका मतलब आपकी एसेट कम हो रही है, एसेट जब भी कम होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ये एंट्री थी सिंपल सी। दूसरी एंट्री आपकी पेमेंट जब आप करते हो लेसर को। अब बात करते हैं ट्रांसफरिंग रॉयल्टी। अब आप क्या करते हो, इस रॉयल्टी के अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करोगे। एक हिसाब से आपके लिए क्या है, खर्चा है। जब भी कोई खर्चा होता है तो हम P&L को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ट्रेडिंग का पार्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, कुछ भी आपका जिस हिसाब की कंपनी है, जैसे नेचर का आपका बिजनेस है, उस हिसाब का होगा। और जनरली आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। लॉस यहाँ पे एक हिसाब का ये हमारे लिए है, हमारे बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमारे लिए P&L डेबिट हो जाएगा। अगर इनकम हो रही होती ना, तो अगर हम इनकम ट्रांसफ़र कर रहे होते ना, तो हम P&L को क्रेडिट कर रहे होते। इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। तो हमने डेबिट किया P&L को टू रॉयल्टी अकाउंट।
रॉयल्टी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि किससे क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रॉयल्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपका रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट हो गया। सिंपल सी एंट्री थी, पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया आप। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का केस आ गया। शॉर्ट वर्किंग तो ऊपर हो गई थी, शॉर्ट वर्किंग का हमने पेमेंट भी कर दिया, रिकूपमेंट भी तो कर सकते हैं, आने वाले टाइम में हम उसको रिकवर भी तो कर सकते हैं। हमने बाई चांस उसको रिकूप कर लिया, तब क्या करेंगे, तो रिकूपमेंट आपका इनकम हो गया, तो उसको आप क्रेडिट करोगे। इसमें आपके जो लेसर है उसको अमाउंट कम मिलेगी, रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा है भाई, ध्यान रखो। रॉयल्टी अकाउंट में 50,000 होएगा, इनकम ज़्यादा हुई है, अभी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा हो गई, तभी तो रिकूपमेंट करोगे। जब एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा हो गई और जो मिनिमम आपकी लिमिट थी वो कम हो गई, तभी तो आप उसका एडजस्टमेंट करोगे, और वही तो रिकूपमेंट होता है। तो रॉयल्टी अकाउंट 50,000 का था, पेमेंट होगी आपको, रॉयल्टी अकाउंट से टोटल 50,000 है, बट पेमेंट आपको 20,000 की करनी है, यानी कि लिमिट आपकी 20,000 की है। तो भाई आप 30,000 रुपये रिकूप कर लो, पुराने लॉस को सेटअप कर लो, तो 30,000 रुपये आप रिकूपमेंट के करोगे, ठीक है। तो ये टोटल 50 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये ऐसा हो गया एंट्री, ठीक है। अगर शॉर्ट वर्किंग है तो एंट्री डेबिट होगी, अगर आपकी क्या है रिकूपमेंट आपने कर लिया तो वो एंट्री आपकी क्रेडिट जाएगी, लेसर के साथ में जाएगी, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट कम करोगे ना, एक्चुअल पेमेंट में जो रिकूपमेंट की अमाउंट है, शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट है, वो जुड़ेगी, तब जाके आपके रॉयल्टी का अमाउंट बन पाएगा, जितनी टोटल एक्चुअल रॉयल्टी हमारे पास हुई है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब लास्ट एंट्री है शायद इसकी, हाँ लास्ट एंट्री है, 5th एंट्री है। अब इसको क्या करेंगे, रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, फॉर रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। अब इसको क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। कुछ अमाउंट लैप्स हो जाएगा, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसको यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ कि अगर हमने जो अमाउंट हमारी रिकवर नहीं हो पाई, ऐसा तो नहीं है सारा अमाउंट हमने रिकवर कर लिया था, ऊपर भी तो हमने कुछ रिकवर नहीं कर पाया था, तो वो जो अमाउंट लैप्स हो गया ना, वो लैप्स को भी हमें पीएनएल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे ऊपर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा टोटल शॉर्ट वर्किंग थी 50,000 की, ठीक। शॉर्ट वर्किंग समझ गए हो, अच्छे से याद कर लो, 50,000 की टोटल शॉर्ट वर्किंग हो गई, जितने भी ईयर दिए, चलो 5 ईयर दिए, पाँचों ईयर में हमको 2 साल में चलो 50,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। अब 3 साल हमारे पास सेटअप के लिए हैं, जिसमें हमें सरप्लस हुआ है, हमारी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा बनी है, तो हम सेटअप कर पाए 40,000 ही हम यहाँ पे सेटअप कर पाए। जो 10,000 था ना, वो अमाउंट आपका लैप्स हो जाएगा, वो आपको लॉस हो गया एक तरह से। तो उस लैप्स अमाउंट को भी आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आपको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दोगे, पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो अमाउंट आपका लैप्स चला गया। क्लियर, चलिए ये बात थी हमारी जर्नल एंट्री की। सिंपल सी जर्नल एंट्री है, ज़्यादा ध्यान देने वाली, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली, रटने वाली तो कोई भी एंट्री नहीं है इसमें से। पहले एंट्री नॉर्मल से एंट्री है, रॉयल्टी पे करोगे, रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करोगे, शॉर्ट वर्किंग है कोई तो उसको भी डेबिट करोगे और दे दोगे सीधा लेसर को। रिसीव कौन कर रहा है, लेसर कर रहा है, तो उसको क्रेडिट करोगे, डेबिट जो आपका जिसको देना है आपने वो लेसर हो गया, ठीक है। पेमेंट आपकी ड्यू हुई है। अब आप एक्चुअल पेमेंट जब करोगे तो उसमें आपको लेसर के अकाउंट को डेबिट करोगे, रिसीवर है क्योंकि, और बैंक अकाउंट आपका कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करोगे। और पेमेंट की एंट्री तो हमेशा क्रेडिट करती है बैंक के अकाउंट या कैश अकाउंट को, ये तो जनरल से सबसे पहले एंट्री आपकी होती है। फॉर ट्रांसफ़र रॉयल्टी, ट्रांसफ़र कर दो रॉयल्टी को, पीएनएल आपको डेबिट करना है और दूसरा रॉयल्टी अकाउंट का आपको क्रेडिट करना है। और शॉर्ट वर्किंग के केस में आपको क्या करना है, शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट के केस में आपको क्या करना है, आपको जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो ज़्यादा रहेगी, उसको अकेले रखना है और शॉर्ट वर्किंग के साथ लेसर के अमाउंट को आपको ऐड करना है, तभी आपकी एंट्री मैच करेगी। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को आपने रिकूप कर लिया है और लेसर को कम पेमेंट यहाँ पे करनी है। ये एंट्री थी। लास्ट में आपको जो रिकवर नहीं कर पाए आप अपनी शॉर्ट वर्किंग को, वो शॉर्ट वर्किंग को आप एक तरह से ट्रांसफ़र कर दोगे, क्योंकि ये लैप्स हो गया ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, राइट। तो ये थी हमारी जनरल एंट्री। अभी लास्ट में लेसर की भी एंट्री, लेसर के बुक में क्या एंट्री होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, बट इसकी ठीक अपोजिट एंट्री आपकी लेसर की बुक में हो जाती हैं। बट उससे पहले एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट, एंट्री सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। AB लिमिटेड गॉट द लीज ऑफ
कोलरी ऑन द बेसिस ऑफ ₹5 पर टन ऑन द कोल इज सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ 1 लाख। यहाँ पे देख लो ₹5 पर टन का है और मिनिमम रेंट बोला है 1 लाख रुपए हर साल का। द टेनेंट हैज़ द राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट 4 years ऑफ द लीज एंड नॉट आफ्टरवर्ड। यानी कि फर्स्ट के 4 years में ही वो अपनी जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको रिकवर कर पाएगा, उसको आपको एक सेटअप कर पाएगा, जिसको रिकूप बोलते हैं, रिकूप करना बोलते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अज्यूम दैट द ईयर एंड ऑन 31 December एवरी ईयर। ठीक है, द आउटपुट इन द 4 year, आउटपुट दिया है 4 year का और ये आपको दे रखा है। गिव द जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट, ये बोल दिया आपसे। पहली एंट्री हम करेंगे, एंट्री करने से पहले हमें वही टेबल यहाँ पे दोबारा प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो ईयर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 5 ईयर का है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी यानी कि आउटपुट आपको डाल देना है। पहले में 9,000, फिर 13,000, 25,000, 27,000 और लास्ट में 50,000 का आउटपुट हुआ। एक्चुअल जो रेट था वो क्या है, 5 रुपये पर टन के हिसाब से। तो टोटल रॉयल्टी जो बनी ना, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी, मल्टीप्लाई करते जाओ 45, 65, 1,25,, 1,35,000 एंड लास्ट वन इज़ 2,50,000। ये आपकी एक्चुअल रॉयल्टी बनती है। और मिनिमम अमाउंट जो पे करना है हर साल 1 लाख रुपए तो करना ही करना है, चाहे तुम अपनी बिज़नेस को अपनी जेब से बेचो, घर से उठाओ, कहीं चलाओ, मुझे तो 1 लाख रुपए हर महीना चाहिए तो चाहिए। अब देखते हैं शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई। पहले साल कितनी रॉयल्टी बनती है, 45,000। भाई पे करेंगे 1 लाख रुपए, ये तो बड़ा लॉस हो गया यार। 65,000 की यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गई। दूसरे साल 65,000 हो गए, 1 लाख रुपए फिर पे करना है, फिर रोना है। 45,000 का फिर शॉर्ट हो गया, शॉर्ट वर्किंग हो गया। तीसरे साल थोड़ा नाच लेंगे, गा लेंगे क्योंकि फ़ायदा हो गया। 1,25,000 रॉयल्टी थी, पे हमें 1 लाख ही करना है। बट रोने की यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे लॉस हुआ है, इसको सेटअप करेंगे, रिकूप कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको अभी देखेंगे, रिकूपमेंट की टेबल देखेंगे अभी। और फिर आपका 4th ईयर में 1,35,000 था, यहाँ पे भी चलो बढ़िया हो गया। 35,000 का आपका रिकूपमेंट के लिए अमाउंट बच गया है, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस हो, एक्सेस अमाउंट हो गया। 2,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000 की आपकी एक्सेस अमाउंट हो गई। आप रिकूपमेंट यहाँ पे कर पाओगे, ये बात हो गई है यहाँ पर। अब रिकूपमेंट की टेबल देखते हैं। देखो शॉर्ट वर्किंग कितनी थी हमारी, आपकी शॉर्ट वर्किंग कहाँ थी, हाँ यहाँ पे थी। देखिए शॉर्ट वर्किंग हुई है आपकी 65 और 45, ठीक है। 65 और 45,000 आपकी टोटल शॉर्ट वर्किंग हुई है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 25,000 तो आप रिकूप कर लोगे। कौन सी ईयर में, आप इस वाली ईयर में 25,000 रुपये रिकूप कर लोगे, क्योंकि 1,25,000 था और हुआ देना कितना है, 1 लाख देना है, तो 25,000 तो सीधे सीधे यहाँ पे रिकूपमेंट कर लिया आपने। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आपका और बचा अभी 25,000 के बाद अगले फिर आपका और पे यहाँ पे आप कर सकते हो 35,000 का, और यहाँ पे सेट कर सकते हो। 1,35,000 की हुई है और 1 लाख की यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट है जो देनी है, तो 35,000 फिर से आप सेटअप कर पाओगे। ठीक है, 35,000 फिर से सेटअप कर दिया। और उसके बाद कुछ नहीं बचा। उसके बाद तो आपको लास्ट ईयर आ गया है, लास्ट ईयर में आप कोई सेटअप नहीं कर पाओगे। तो टोटल जो आपने रिक्रूटमेंट की कितने की करी, एक तो 25,000 की आप कर पाए और एक 35,000 की आप कर पाए। लॉस कितना था टोटल आपका लॉस था, देख लेते हैं, 110 का था। 1,10,000 का टोटल आपको लॉस था। बट आपको यहाँ पे देख लो ना, 2 बार आपको शॉर्ट वर्किंग हुई है और दोनों को मिलाओगे तो 1,10,000 की अमाउंट आपकी आएगी, वो आपका टोटल लॉस हुआ था। और आप रिकूपमेंट कितने का कर पाए, 25,000 का एक बार कर पाए, 35,000 का एक बार करके फाइनल हो गया ये। अब इसमें से आपको लॉस कितना हो गया, 40,000 का फिर भी आप नहीं कर पाए, ये आपका अमाउंट लैप्स हो गया। आप जिसको सीधे आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे पीएनएल में, ये लैप्स अमाउंट है, इसको आप रिकवर नहीं कर पाए, तो ये आपका 40,000 का फिर भी लॉस हो गया। ठीक है, पेमेंट का कितने की बनेगी, पहले तो 1 लाख बनेगी, दूसरे में भी 1 लाख, तीसरे में 1 लाख, चौथे में 1 लाख, लास्ट में 2,50,000 की बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का आपको कोई सेटअप करने की अनुमति नहीं है, तो इस केस में आप पूरी की पूरी अमाउंट का पेमेंट करोगे जो 2,50,000 रुपया बनता है। तो ये तो आपकी टेबल बन गई।
अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्री। हमें पता चल गया कितना कितना पेमेंट करना है कौन सी ईयर में। 1 लाख फर्स्ट ईयर में करना है, सीधे हर लाख 1-1 लाख करना है हर साल में। लास्ट ईयर में आपको 2,50,000 की पेमेंट करनी है। अब इसकी देखते हैं जनरल एंट्री में पोस्टिंग। फर्स्ट ईयर की एंट्री देखते हैं। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी कितने की बनी थी? एक्चुअल रॉयल्टी हुई थी 45,000 की। शॉर्ट वर्किंग हो गई थी भाई 65,000 की, बट पेमेंट तो करनी है 1 लाख की, तो डेबिट कर देंगे। ये 2 को क्रेडिट कर देंगे लेसर का। 1 लाख तो देना ही है, 1 लाख आएगा कहाँ से? 45,000 रॉयल्टी का देंगे, 65,000 शॉर्ट वर्किंग पड़ गई, अरेंज करके कहीं से भी देना पड़ेगा तो दे देंगे, दे दिया। अब इसका अमाउंट पेमेंट करेंगे, वो तो ड्यू कर दिया था, अब इसका पेमेंट कर देंगे। 1 लाख रुपए की एंट्री आ जाएगी। लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जो रॉयल्टी का अमाउंट था, कितना? 45,000। ध्यान रखना रिकूपमेंट वाला, इसको अभी शॉर्ट वर्किंग वाला पर्टिकुलरली नहीं करना है। अभी टोटल रॉयल्टी का अमाउंट 45,000 था, तो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम। कर दें ट्रांसफ़र, पीएनएल को डेबिट कर देते हैं, लॉस हुआ है, और रॉयल्टी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 45,000 से। ठीक हो गया। फिर जनरल एंट्री बनेगी सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में फिर वही पेमेंट कितनी की? 65,000 की। देना कितना है? 1 लाख। शॉर्ट वर्किंग हो गई 45,000 की, राइट। उसके बाद चलते हैं नीचे। पेमेंट ड्यू हो गई थी, अब पेमेंट कर देंगे 1 लाख। 1 लाख की पेमेंट हो गई, हमें पता है, ऊपर हमने टेबल बनाई है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, 65,000 की जो एक्चुअल रॉयल्टी है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर थर्ड ईयर की एंट्री आ जाएगी। थर्ड ईयर की एंट्री में आपको क्या है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट है, इसमें आपको 1,25,000 की पेमेंट करनी है। यहाँ पे ध्यान दो, 1,25,000 पेमेंट नहीं करनी। एक्चुअल रॉयल्टी 1,25,000 की है, पेमेंट हमें करनी है 1 लाख की। 25,000 की हम रिकवरी रखेंगे, तो ये होगी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये रिकूपमेंट करेंगे हम इसका, तो इसलिए ये आपके लेसर के अकाउंट से यहाँ क्रेडिट होगा। टोटल तो बनी एक्चुअल अमाउंट जो रॉयल्टी की थी 1,25,000 बनी, बट देना तो 1 लाख ही है, बाकी का डाल देंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो कि रिकूपमेंट हम करने वाले हैं, राइट। पेमेंट कर देंगे, पेमेंट ड्यू कर दी, पेमेंट कर दो। 1 लाख की ही पेमेंट होगी, 1,25,000 की नहीं होगी, क्योंकि 25,000 तो हम रिकूपमेंट के लिए रखने वाले हैं। ये जनरल से एंट्री हो गई। अब उसके बाद लास्ट में क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दो रॉयल्टी को 1,25,000। एक्चुअल रॉयल्टी 1,25,000 की थी, ठीक है, तो उतना ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फोर्थ ईयर की जनरल एंट्री सेम ऐसे ही। रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग टू लेसर। क्यों? लेसर को 1 लाख ही देना है, एक्चुअल रॉयल्टी 1,35,000 की है, तो मतलब 35,000 रिकूपमेंट का है, क्रेडिट कर देंगे 35,000 रुपये। दूसरी एंट्री ड्यू की बन जाएगी। लेसर अकाउंट डेबिट टू, ये ड्यू की एंट्री होगी, दूसरी पेमेंट कर दो 1 लाख की, 1 ही लाख देना है हमें। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट, ये आपका ट्रांसफ़र कर देगा 1,35,000 रुपये। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? जो आपकी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट आपने यहाँ पे ड्यू था ना, ठीक है, ये आपको 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देना है आपको, क्योंकि ये आपका वो अमाउंट है जो लैप्स हो गया है। ये लैप्स हो गई पेमेंट, 40,000 की रिकवरी नहीं हो पाई, तो इस अमाउंट को भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। 40,000 आपको याद होगा ऊपर, उसकी हम रिकवरी नहीं कर पाए थे हम लोग। 1,10,000 का टोटल था, 17,000 की हमने रिकवरी कर ली थी, और 40,000 की रिकवरी बच गई थी, तो उसको भी पीएनएल में डाल देंगे। ये लैप्स अमाउंट हो गया हमारा, राइट। बस फिफ्थ ईयर की एंट्री सेम ही होनी है। फिफ्थ ईयर में तो टोटल अमाउंट आपका पे होगा रॉयल्टी अकाउंट टू लेसर अकाउंट, ये एंट्री ड्यू हो गई, और पेमेंट कर देंगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरी की पूरी 2,50,000 की पेमेंट हो जाएगी। फिर ये 2,50,000 सीधा सीधा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 2,50,000, 2,50,000, सीधी सी एंट्री। ये एंट्री थी इसकी। क्या टफ है इसमें? कुछ भी नहीं है, सीधी सादी एंट्री है। एंट्रीज भी ऐसी हैं, सिंपल सी एंट्री हैं। जनरल से अकाउंटिंग का रूल याद रखना है बस। रिसीवर आपका डेबिट होता है, क्रेडिट आपका गिवर होता है। बैंक आपका अगर क्रेडिट होता है आपके पास से कैश जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बैंक आपका डेबिट होता है तो आपके पास पैसा आता है, आपकी एसेट बढ़ती है। सिंपल एंट्री।
बस दो चीज़ों का ध्यान में रखना है, एक शॉर्ट वर्किंग का, दूसरा रिकूपमेंट का। शॉर्ट वर्किंग के केस में आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पेमेंट करनी है और आपके पास रॉयल्टी कम है, तो रॉयल्टी के सपोर्ट में आपको शॉर्ट वर्किंग को रखना है। अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग, आपकी रॉयल्टी ज़्यादा आ गई तो आपको क्या करना है, पेमेंट तो कम करनी है, तो आपको जो आपको लेसर है उसके सपोर्ट में एंट्री मैच करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा आपके शॉर्ट वर्किंग को, क्योंकि इसका रिकूपमेंट हम करने वाले हैं, इसको रिकवर हम करने वाले हैं। ये बात थी आपकी ऑल अबाउट लेसर्स बुक, लेसीज बुक। ठीक है, लेसी के बुक में एंट्री, सब कुछ एंट्री हमने कर ली, एडजस्टमेंट भी देख ली है, रिकूपमेंट का एडजस्टमेंट भी देख लिया है, साथ में शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट भी हमने देख लिया है। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं हमारे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द लेसर। मैंने बोला ना अपोजिट एंट्री होगी सीधे सीधे। उसमें क्या हो रहा था, लेसर अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू आपके क्या था, रॉयल्टी अकाउंट। तो यहाँ पे अब क्या होगा आपका, सीधे सीधे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप एक तरह से ये मान, यहाँ पे पहले एंट्री ड्यू की हो जाएगी। ड्यू में क्या होगा, कैश आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या करते हो, कभी भी क्रेडिट सेल करते हो ना, तो आप पार्टी का नाम लिखते हो, तो लेसी का नाम आ जाएगा, लेसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा मिनिमम रेंट की टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, मिनिमम रेंट है जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उल्टी हो जाएगी एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट, जितनी रॉयल्टी की अमाउंट है, जैसे बाई चांस रॉयल्टी की अमाउंट कम थी, 60,000 थी, ठीक, पेमेंट तो मिलनी है कितने की, 1 लाख की, तो 40,000 किस में चला जाएगा, शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा। ठीक है ना। और लेसी का नाम क्यों आया, क्योंकि ड्यू है एंट्री, ड्यू में लेसी का नाम आएगा। जब एक्चुअल पेमेंट होगी तो कैश या बैंक का नाम आएगा। अब देख लो, पेमेंट रिसीव हुई ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, सिंपल। देने वाला लेसी है, रिसीव हुआ है कैश, कैश रिसीव होता है तो हमारी एसेट बढ़ती है, एसेट जब बढ़ेगी तो हमारे क्या होगा, ऑब्वियसली डेबिट होगा। फिर शॉर्ट वर्किंग आर रिकूप्ड, रिकूप कर लिया तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर लिया आपने। अब है जो आपने रिकवर नहीं कर पाए, रिकवर नहीं कर पाया हो, तो उसके एंट्री क्या होगी, शॉर्ट वर्किंग अलाउवेबल, जो हमने उसको रिकूप करने के लिए दिया, कितना पैसा हमने उसको रिकूप करने के लिए परमिशन दी थी लेसी को, क्योंकि ये बुक है लेसर की, ध्यान में रखो ये बुक है लेसर की, तो अलाउएबल आएगा, क्योंकि हमने कितना उसको अलाउ कराया वो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई आपके, जो आपका एक तरह से लेसी को जो रिकवर नहीं हो पाया था। फॉर ट्रांसफ़र रॉयल्टी एट द एंड ऑफ द ईयर, रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करोगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये जो भी है आपके पीएनएल। क्यों हुआ यहाँ पे, मैंने कहा था ना ये आपके लेसर के लिए क्या है, इनकम है, तो पीएनएल आपका क्रेडिट हो जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। वहाँ क्या हो रहा था, पीएनएल डेबिट हो रहा था, रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, ध्यान अगर दो तो वहाँ पे वो उसके लिए एक्सपेंसेस है, उसके लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, बट लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम है, उसको तो पैसा मिल रहा है ना, तो आप पीएनएल को क्रेडिट करोगे भाई। बस इतनी सी एंट्री है, एंट्री ख़त्म। और इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आप इसके लेजर बनाइए। अब लेजर आप खुद ही बना सकते हैं। लेजर कैसे बनाना है ये हमने पहले भी अकाउंटिंग की वीडियोस में, जो बेसिक अकाउंटिंग की वीडियोस थी उसमें भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है लेजर किस प्रकार से बनाया जाता है। टी शेप का हमारा लेजर होता है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपको रॉयल्टी का लेजर बनाना है, ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसी एंट्री को देख के मैं एक आइडिया दे देता हूँ कैसे बनेगा। रॉयल्टी का अकाउंट बनाना, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट, ओके। रॉयल्टी यहाँ पे क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। ऑब्वियसली हमें डेबिट साइड में दिखाना है, किससे डेबिट हो रही है, टू लेसर, यहाँ पे लिखेंगे टू लेसर, ठीक हो गई। या इसकी जगह पे हम शॉर्ट वर्किंग का बना रहे हैं या लेसर का बना रहे हैं, चलो लेसर का अकाउंट बनाते हैं। इस एंट्री को देख के लेसर का अकाउंट बना लेते हैं। लेसर की एंट्री क्या है, टू लेसर है, क्रेडिट हो रही है ना, तो क्रेडिट साइड में आएगी, बट इसके सपोर्टिंग में दो एंट्री आएंगे। एक तो आएगी बाई रॉयल्टी, एक आ जाएगा बाई शॉर्ट वर्किंग। कितना रॉयल्टी का है, कितना शॉर्ट वर्किंग का है, ये यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि खाता बन रहा है हमारा लेसर अकाउंट का। इस तरह से आप सारे एंट्री को देख सकते हैं, जो जो एंट्री जहाँ जहाँ है उस हिसाब से आप उसकी वो लेजर भी तैयार कर सकते हैं। सिंपल सा है, लेजर का तो ज़्यादा बवाला है ही नहीं। अगर आपको जनरल एंट्री आ गई तो लेजर तो बाएं हाथ का खेल है।
अगर एंट्री डेबिट हो रही है तो उसको डेबिट साइड में दिखाओ, और किसके सपोर्ट से हो रही है उसको यहाँ पे लिख दो, बात ख़त्म। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये बिना इलस्ट्रेशन के समझा भी नहीं जा सकता था। मैं खाली आपको थ्योरी रटा देता ना तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता। इसके लिए मैंने एग्जांपल से इसको स्टार्ट किया और उम्मीद करता हूँ कि ये इफ़ेक्टिव भी रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत तो इसमें नहीं पड़ेगी, और मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको कुछ भी यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम रटाते नहीं हैं, हम याद कराते हैं। ठीक है, तो याद कराना मतलब आपको समझाना। अब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप खुद ही सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।